नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक संपादकीय है जो भारत के आपदा प्रबंधन की एक अजीब सी तस्वीर दिखाता है। मतलब एक तरफ तो देखिए, वित्तीय आयोग लगातार पैसा बढ़ा रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, हाँ, फंडिंग तो बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आपदाओं से हमारा नुकसान, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, अब सालाना 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। और हमारी जो भेद्यता है वो दोनों बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा। हाल की घटनाएं देख लीजिए ना। अम्फान था, तौकते तूफान। हाँ, और बैंगलोर चेन्नई की बाढ़, वायनाड वाला भूस्खलन। जी, ये सब दिखाते हैं कि कैसे ये आपदाएं हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों पर लगातार चोट कर रही हैं। तो मुद्दा सिर्फ राहत का नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जरूरत है कि हम भविष्य के लिए जो ये अनजान जलवायु खतरे आ रहे हैं उनके लिए तैयारी करें। मतलब जिसे हम कहते हैं ना, समुत्थानशीलता या लचीलापन। रेजिलियंस, हाँ। हाँ, रेजिलियंस, उसको सक्रिय रूप से बनाने की जरूरत है। हाँ। अभी क्या है, हमारा जो ढांचा है वो ज्यादातर रिएक्टिव है। मतलब घटना होने के बाद एक्शन लेना। एग्जैक्टली आपदा के बाद राहत पर फोकस है, न कि जोखिम को पहले से कम करने या तैयारी पर। तो चलिए, इसी संपादकीय के आधार पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। भारत के सामने ये बड़े आपदा खतरे कौन-कौन से हैं और हमारी मौजूदा व्यवस्था में कहाँ कमी है। कुछ आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। हाँ हैं। जैसे ये बढ़ती हीट वेव्स और शहरों का गर्म होना, अर्बन हीट आइलैंड्स जिसे कहते हैं। दिल्ली में ही देखिए, 2024 में पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 50 डिग्री, ये तो बहुत ही खतरनाक स्तर है। और सिर्फ हीट वेव्स नहीं, अरब सागर में जो चक्रवात आ रहे हैं उनकी ताकत भी बढ़ रही है। हाँ, बिपरजॉय वाला चक्रवात याद है 2023 का? बिल्कुल, वो अरब सागर में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला चक्रवात था। ये पैटर्न साफ बता रहा है कि खतरे अब ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। और शहरों में बाढ़, ये तो जैसे हर साल की कहानी बनती जा रही है। सही बात है। बैंगलोर का ही उदाहरण लें, 2022 में जो बाढ़ आई, सिर्फ आईटी कंपनियों को अंदाजन 225 करोड़ का नुकसान हुआ। बाप रे। और हिमालय वाला खतरा, ग्लेशियर पिघलने का। हाँ, वो भी बहुत बड़ा है। 2023 में सिक्किम में ग्लेशियल झील फटने से जो बाढ़ आई, उसमें 74 जाने गईं। ये नए किस्म के खतरे हैं, GOLF जिसे कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इनके लिए शायद हमारी तैयारी उतनी नहीं है अभी। शायद नहीं। और इनके अलावा भी तो हैं, भूकंप का खतरा, हम्म। खासकर हिमालयी क्षेत्र में, पानी का संकट, सूखा, मराठवाड़ा में 8 साल सूखा पड़ा था। हाँ। जंगलों की आग, उत्तराखंड में 2024 में देखा हमने। और समुद्र का जलस्तर बढ़ना। सुंदरबन जैसे इलाके तो हर साल 2-3 मिलीमीटर डूब रहे हैं। तो ये खतरे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारी जो मौजूदा प्रणाली है वो शायद इन बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कई कमजोरियां नजर आती हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत यही बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल गवर्नेंस लेवल पर, तैयारी कमजोर है। कितनी कमजोर? आंकड़ा ये है कि 10% से भी कम जिलों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं हाल में अपडेट की हैं। सोचिए। सिर्फ 10% से कम? जी। और जलवायु परिवर्तन से जो नए खतरे पैदा हो रहे हैं, जैसे वो ग्लेशियल झील फटने वाला मामला, GLOF। हाँ, हाँ। GLOF, इनको हमारी योजनाओं में ज्यादातर नजरअंदाज ही किया जा रहा है। हमारा जो जोखिम का आकलन है वो अब भी पुराने, शायद आउटडेटेड आंकड़ों पर आधारित है। ये तो गंभीर बात है। इसके अलावा शहरों के बारे में क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर? शहर जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका बुनियादी ढांचा, मतलब सड़कें, नालियां, वो सब उस रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहा। नतीजतन थोड़ी सी ज्यादा बारिश में ही बाढ़ आ जाती है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, चेतावनी प्रणालियां? उनमें भी तकनीकी कमियां हैं, खासकर चक्रवातों के अलावा दूसरी आपदाओं के लिए, जैसे हीट वेव की सटीक भविष्यवाणी या अचानक आने वाली बाढ़, फ्लैश फ्लड्स। और फंड्स की बात हमने शुरू में की थी, क्या संसाधनों की भी कमी है या तालमेल की? दोनों ही बातें हैं। संसाधनों की कमी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा शायद संस्थाओं के बीच तालमेल का अभाव है। जैसे NDMA, SDMA और जो जिला स्तर की इकाइयां हैं, उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए। और आम लोगों की, समुदायों की भागीदारी? वो बहुत कम है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कम है, जबकि नुकसान तो सबको होता है। तो ये तस्वीर तो काफी चिंताजनक लग रही है। ऐसे में समाधान क्या हो सकता है? क्या ये संपादकीय कुछ ठोस रास्ते सुझाता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत ठोस और प्रैक्टिकल उपाय सुझाए गए हैं। पहला और सबसे अहम सुझाव है कि शहरी योजना और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें क्लाइमेट रिस्क को मुख्य धारा में लाया जाए।
मतलब जब कोई नया शहर बसे या सड़क बने, पुल बने, तो ये सोचा जाए कि भविष्य में मौसम कैसा हो सकता है, बाढ़, हीट वेव्स का क्या असर होगा। बिल्कुल, प्लानिंग के लेवल पर ही इसे इंटीग्रेट करना होगा। दूसरा सुझाव है विकेंद्रीकृत यानी स्थानीय स्तर पर मल्टी सेक्टोरल रिस्क मॉनिटरिंग सेल बनाने का। ये क्या करेंगे? ये सेल शायद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रियल टाइम में खतरों का पूर्वानुमान लगा सकेंगे, लोकल लेवल पर। अच्छा, एआई का इस्तेमाल। और फंड्स को लेकर भी कोई सुझाव है? हाँ, एक राष्ट्रीय लचीलापन कोष या नेशनल रिजिलियंस फंड बनाने का विचार है। और ये फंड दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसका फोकस आपदा के बाद राहत देने पर नहीं होगा। तो फिर किस पर होगा? इसका फोकस होगा शमन पर, मिटिगेशन पर, यानी जोखिम कम करने वाले उपायों पर पैसा लगाना, जैसे ज्यादा मजबूत तटबंध बनाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपदा रोधी बनाना। ये तो सोच में बड़ा बदलाव है, मतलब रिएक्शन से तैयारी की ओर। बिल्कुल, प्रोएक्टिव अप्रोच। और इसी से जुड़ा एक और सुझाव है, जो भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे रेलवे, बिजली ग्रिड, बंदरगाह, इन सब के लिए एक अनिवार्य आपदा रोधी संहिता या डिजास्टर रेजिलिएंट कोड लागू हो। मतलब उन्हें ऐसा बनाना ही पड़ेगा कि वे आपदा झेल सकें। जी, और साथ ही फाइनेंशियल टूल्स की भी बात है। जोखिम संवेदनशील वित्तीय साधन जैसे बीमा। बीमा? किस तरह का बीमा? खासकर किसानों और छोटे व्यवसायों एमएसएमईज के लिए पैरामेट्रिक बीमा जैसे मॉडल। ये वो बीमा होता है जिसमें नुकसान का लंबा चौड़ा सर्वे नहीं करना पड़ता। कुछ तय मानक, जैसे बारिश इतनी कम हुई या हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, वो ट्रिगर होते ही पेमेंट मिल जाता है। अच्छा, ये तो जल्दी मदद पहुंचा सकता है। हाँ, तेजी से। और स्थानीय समुदायों को कैसे और जोड़ा जा सकता है? उसके लिए सुझाव है कि समुदाय आधारित अर्ली वार्निंग और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बनाए जाएं। इनको जोखिम समितियां कहा गया है और इन्हें संस्थागत रूप दिया जाए, मतलब फॉर्मलाइज किया जाए। लोकल लेवल पे तैयारी। हाँ, और एक और अहम बात है पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण या इको डीआरआर। ये क्या है इको डीआरआर? इसका मतलब है प्रकृति का ही इस्तेमाल करना आपदा का जोखिम कम करने के लिए, जैसे मैंग्रोव जंगल लगाना या बचाना, क्योंकि वो तूफान में लहरों की ताकत कम करते हैं, या वेटलैंड्स आर्द्र भूमि को बचाना क्योंकि वो बाढ़ का पानी सोखते हैं। यानी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। बिल्कुल। और आखिरी में एक सुझाव ये भी है कि आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट अडेप्टेशन के एक्सपर्ट्स का एक नेशनल कैडर बनाया जाए। अच्छा, चेंजिया का एक पूल। जी, तो कुल मिलाकर जो संदेश निकल कर आ रहा है वो साफ है, भारत को अब सिर्फ आपदा के बाद राहत देने वाले मॉडल से आगे बढ़ना होगा। हाँ, उस रिएक्टिव मॉडल से आगे। और एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो ज्यादा सक्रिय हो, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढाली गई हो और स्थानीय स्तर पर मजबूत हो। सही। एक ऐसी व्यवस्था जो जोखिम को बेहतर समझे, गवर्नेंस को सुधारे, लचीलेपन में निवेश करे और बेहतर पुनर्निर्माण के लिए तैयार हो। ये बिल्ड बैक बेटर वाला सिद्धांत सेंटाई फ्रेमवर्क में भी है ना? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में ये एक प्रमुख सिद्धांत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ सरकारी नीतियों का मामला नहीं है। नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आना होगा, समुदायों को भी आगे आना होगा। हर स्तर पर जो योजना बनाते हैं उन सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल शायद सोचने के लिए ये रह जाता है कि क्या हम ये जो बदलाव हैं इनको उतनी तेजी से अपना पाएंगे जितनी तेजी से ये जलवायु के खतरे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये गति का मुकाबला, ये वाकई एक असली चुनौती है। बिल्कुल, यही असली चुनौती है।